प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 के अंदर राजस्थान के जो मूल निवासी छात्र और छात्राएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं, SC ST OBC, ठीक है, MBC EWS, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं और चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 11वीं और 12वीं क्लास की छात्राओं के अलावा जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं चाहे वो सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है कि ये तो जो न्यूज़ है ये कॉलेज लेवल की है, कॉलेज वालों को जो प्रोसेस करना है उससे रिलेटेड है। आपके लिए ये है कि आप देख सकते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु ये 11 और 12 क्लास के अलावा है, यानी कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्र हैं उनके लिए। तो 15 सितंबर से आपका ऑनलाइन जो पोर्टल है वो प्रारंभ हो जाएगा और लास्ट जो तारीख है वो 15 नवंबर 2023 है। बीच में मैं आपको एक सूचना और देता हूँ कि जो छात्र हैं कालीबाई भील स्कूटी योजना में अप्लाई करने से वंचित रह गई थी, एक बार जो है उनके लिए पुनः पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा। 2-4 दिन के अंदर जो है उसके लिए अपडेट आ जाएगी, तो वो भी तैयार रहें आवेदन करने के लिए। फिर आगे देखिए, छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन विद्यार्थी जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात है आय सीमा, आय कितनी होनी चाहिए। तो ये जो कैटेगरी दी गई है, SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अति पिछड़ा वर्ग यानी SBC, और ये डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु, मिरासी, भिस्ती समुदाय के लिए ये जो कैटेगरी है, तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जितने भी कैटेगरी बताई आपको, इन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके परिवार की वार्षिक जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। और नीचे जो कैटेगरी दी गई है, ये जो नीचे जितनी भी कैटेगरी दी गई है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं में क्या है कि गत परीक्षा में 60% प्राप्तांक भी आपके होने जरूरी है। ये भी शर्त है इसके अंदर कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर तो इनकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सेकंड नंबर कैटेगरी के अंदर जो आने वाले छात्र और छात्रा हैं उनके लिए ये रूल भी है कि उनकी पिछली परीक्षा में यानी 12वीं के अंदर उनके 60% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तीसरी जो है कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। ये मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप मतलब राष्ट्रीय स्तर की किसी शिक्षण संस्था के अंदर पढ़ रहे हैं, उसकी सूची दी गई है विभाग के द्वारा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, ये है फ्री सीप कार्ड। ये क्या है, ये देखिए आप, फ्री सीप कार्ड अनुसूचित जाति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाए
प्रवेश के लिए लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चितता हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रीशिप कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर विद्यार्थी का फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा। तो ये जो कैटेगरी दी गई है, अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं और किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो आप एक फ्रीशिप कार्ड जो है वो कॉलेज को देते हैं। अगर कॉलेज उसको स्वीकार कर लेती है तो फिर बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वो फ्रीशिप कार्ड है वो ही आपकी स्कॉलरशिप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन कैसे करना है, तो देखिए सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं की SSO ID जिसमें विद्यार्थी का आधार भी लिंक्ड हो के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कृपया आवेदन की समस्त प्रविष्टियों की पूर्ण जांच एवं संतुष्ट होने उपरांत ही आवेदन फाइनल सबमिट किया जाए। एक बार आवेदन सबमिट कर दिए जाने के उपरांत आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको आपके SSO ID से जो है आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, लेकिन आपकी SSO ID जो है वो आधार से लिंक होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है, जनाधार ID तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो आपका जनाधार होना चाहिए और आधार होना चाहिए और ये दोनों ही अपडेट होने चाहिए। सत्र 2023-24 में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्थान में उक्त सत्र के अंतर्गत प्रवेशित या अध्ययनरत होना अनिवार्य है। ठीक है, छात्र छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाइल नंबर एवं स्वयं की ईमेल ID अंकित करनी होगी। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के अधिकांश दस्तावेज जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका आदि जनाधार या राज ई-वॉलेट या डिजी लॉकर से ऑनलाइन ली जाएंगी। साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन में वांछित सभी मूल दस्तावेजों तथा फीस रसीद को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो तो सारे जो है आपके वैसे ही ऑनलाइन जो है ले लिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके जो फीस की रसीद वगैरह है और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको क्या करना है, रंगीन स्कैन करा करके अपलोड करना है, ये याद रखना। ठीक है, फिर देखिए विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन, नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता होने पर वास्तविक रिकॉर्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। तो ये जितनी भी डिटेल बताई हैं ये आपके जनाधार से ली जाएंगी और जनाधार और आपकी जो ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है उसके अंदर मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो फिर आपकी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होगी, इसलिए आपको अपने जनाधार की जो डिटेल है उनको अपडेट करा लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए विद्यार्थी का बैंक विवरण, पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाएगी। अतः विद्यार्थी अपने आधार बेस्ड या सीडेड या लिंक्ड बैंक खाते के विवरण को आवेदन करने से पूर्व जनाधार में अनिवार्य रूप से अपडेट कराना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है, यानी आपका जनाधार में जो बैंक खाता दिया हुआ वो आपके खुद के नाम का होना चाहिए और बैंक खाते की जो भी डिटेल आपने भरी है जनाधार में वो सारी की सारी अपडेट होनी चाहिए, इस आधार पर होनी चाहिए। देखिए आप कि विद्यार्थी का बैंक खाता आधार बेस्ड अकाउंट हो, आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरी बात, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो भी खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है वह बैंक नियमों के अनुसार KYC पूर्ण स्वयं का खाता हो, ये भी ध्यान में रखना आप। छात्र छात्रा के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा
ठीक है, लिमिट निर्धारित नहीं हो जिससे कि धनराशि अंतरण संभव नहीं हो पाए। यानी आपको जो है आप बैंक खाता खुला दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपको अपने बैंक अकाउंट में लेन देन भी करते रहना पड़ेगा। काफ़ी लंबे समय से तक अगर आप लेन देन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फिर उसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। ठीक है, आगे देखिए, बैंक खाता बंद न हो अर्थात बैंक नियमों के अनुसार न्यूनतम धरोहर राशि सरकारी बैंक में 1,000 रुपये एवं निजी बैंक में 5,000 भुगतान के समय उपलब्ध हो। तो इतनी राशि आपके अकाउंट में निश्चित रूप से रहनी चाहिए, तो वो चालू हालत के अंदर माना जाएगा। यदि बैंक खाता माइनर है एवं छात्रवृत्ति की राशि 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वयस्क खाते में परिवर्तित कराएं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका बैंक खाता माइनर है, ठीक है, तो फिर आप और आपकी स्कॉलरशिप की राशि अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आपको अपना बैंक खाते जो है बैंक खाता वयस्क के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैंक प्रबंधक को अधिकारी को जो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये है शुल्क संरचना, यानी आप जो फीस की डिटेल अपलोड करेंगे तो वो जो फीस की रसीद है उसमें ये सभी कॉलम जो है वो भरे हुए होने चाहिए। कौन से? पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क, शिक्षण शुल्क, खेलकूद शुल्क, संगठन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ये सभी जो शुल्क हैं इनका विवरण अंकित करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है छात्रवृत्ति पूरी नहीं मिलेगी, सिर्फ अनुरक्षण भत्ता ही प्रदान किया जाएगा, बाकी जो छात्रवृत्ति है वो आपको प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, और शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम या योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, फिर देखिए विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति। विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन अग्रेसित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस को पंजीकृत किया जाना आवश्यक होगा। तो आपको महीने के अंदर कम से कम एक बार अपनी कॉलेज में जाकर के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी कंपलसरी है। ठीक है, ये बाकी डिटेल जो है ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये 2 का पॉइंट देखिए, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत यदि किसी भी अपात्र विद्यार्थी द्वारा गैर कानूनी ढंग से छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास किए जाते हैं अथवा किसी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच एवं सत्यापन में कोई अनियमितता बरती जाती है तो विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर संबंधित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृत्ति आवेदन से डिबार या ब्लैक लिस्ट तथा संबंधित संस्थान को होल्ड या ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। साथ ही गंभीर प्रकरणों में दोषी विद्यार्थी एवं संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई यानी FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी जो अपडेट है उसकी।